नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज हम 19-20 अगस्त के एडिटोरियल डिस्कशन पे बात करेंगे। तो पहला था सेकुलर सिविल कोड इन इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग बात हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, जो अभी सेकुलर सिविल कोड का आइडिया जो दिया गया था इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में। उसके बारे में ये आर्टिकल पूरी तरह इम्प्लीकेशंस, इसके चैलेंजेज और इसका क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ों पे बात हुआ है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अभी जो पर्सनल लॉज हैं उसके रिगार्डिंग क्या-क्या प्रॉब्लम्स अभी इंडिया में हैं। तो उसमें कम्युनिटीज़ के बीच इनकंसिस्टेंसी होता है। जैसे कि जब डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी जो होते हैं उनके बीच जिस प्रकार से हमारा पर्सनल लॉ है, उसमें बहुत ही मतलब वाइड गैप है प्रोविजंस के रिगार्डिंग। और जिसके कारण ये क्या करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ डिफरेंट टाइप से अनइक्वल ट्रीटमेंट को बढ़ावा देता है। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वुमेन्स के अगेंस्ट, उसमें भी बातें हो जाती है। कुछ कुछ पर्सनल लॉ जैसे हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है। जैसे कि आप देखिएगा, पर्सनल लॉ जो महिलाओं और पुरुष को डिफरेंट टाइप से राइट्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब कुछ रिलीजन महिलाओं को कुछ राइट्स देंगे, पुरुष को कुछ राइट्स देंगे, तो ये डिफरेंसेस है। लीगल एक्सप्लॉयटेशंस भी देखने को मिलता है। सरला मुजगल केस में हम लोग देखें जैसे कि एक मैन जो है ना कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में, क्योंकि वो फिर से शादी करना चाह रहा था। तो ये पॉलीगैमी जो मुस्लिम में है वो एडवांटेज दे देता है लोगों को कन्वर्सन वगैरह में, तो जिसके कारण लोग लीगली अपने आप को ये करने के बाद एक्सप्लॉयटेशंस का जरिया देखते हैं। अभी सेकुलर सिविल कोड की बात हो रही है क्या? तो ये एक सेट ऑफ सिविल लॉ को, मतलब सिंगल सेट ऑफ सिविल लॉज को बात प्रपोज करता है कि हर एक सिटीजन्स के लिए एक ही प्रकार से हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। तो वही हो गया ये मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी वाला जो हम लोग बोलते हैं। मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सारे मामले पे ये आउटडेटेड और डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लॉज को एलिमिनेट करेगा। और जो पार्टिकुलरली रीजन और पर्सन और जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन करता है उस सारी चीज को एलिमिनेट करेगा। क्यों जरूरी है? तो सबसे पहली बात है कि इक्वलिटी आएगा, लीगल एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा, जुडिशियल में जो बैकलॉग है, लगभग 4.7 करोड़ केस इंडिया के कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि कहीं ना कहीं इन सिविल अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर एसएससी आ गया तो फिर ये एक्सेसिबल हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, जो कोर्ट पे बर्डन कम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रियोटी भी आर्टिकल 44 हम लोग देख ही रहे हैं। बाकी अगर डेमोक्रेसी की बात करें अक्रॉस वर्ल्ड, तो उनका क्या है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, वहाँ पर वन सेट ऑफ सिविल लॉज है। मतलब एक टाइप से यूसीसी है वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उन्हें कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी एक इक्वलिटी वाले फ्रेमवर्क में अलाउ करता है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट आर्टिकल था द हिंदू पे, प्रोटेक्टिंग इंडियन कैपिटल इन बांग्लादेश। तो ये सिंपली आर्टिकल डिस्कस करता है क्या पोटेंशियल रिस्क और चैलेंजेज हैं जो इंडियन कंपनी को फेस करना पड़ रहा है बांग्लादेश में, अभी जिस हिसाब से सिचुएशन हो गई है इसके बाद से। और किस प्रकार से इंडिया यहाँ पर अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है। लीगल प्रोटेक्शंस क्या है इंडियन इन्वेस्टर्स को जो बांग्लादेश में है। तो सबसे पहले बांग्लादेश का अपना डोमेस्टिक लॉ है, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं इन्वेस्टर और गवर्नमेंट या लोकल कंपनीज के बीच वो हैं। और इंटरनेशनल लॉ भी होता है जो कि मतलब आपको वहाँ प्रोटेक्शन देता है दूसरे देश के इन्वेस्टर्स को। वो सारी चीजें जैसे बीआईटी वगैरह होता है, इंडिया बांग्लादेश बीआईटी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मतलब लेवल ऑफ प्रोटेक्शन डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा कैसे दिया गया बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में। तो वही चीज़ है, उसका लॉ जो स्टेट प्रोवाइड करता है। और ये इंटरनेशनली बीआईटी, दैट मीन्स कि वो बीआईटी अनलॉफुल एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करेगा। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में जो भी फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट्स हैं इसको बढ़ावा देगा। तो बीआईटी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किस प्रकार से यूजफुल हो सकता है इंडिया बांग्लादेश का? तो यूजफुल इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो इसका हिस्ट्री देखें, 2009 में साइन हुआ था ये। और ये प्रोटेक्शन फीचर्स देता है मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जो कि इंडियन कंपनी को हेल्प करता है कि आप किसी भी प्रकार से रेगुलेटरी चैलेंजेस जो होगा बांग्लादेश में, उसको वो मतलब अपने आप का हेल्प कर पाएगा। जॉइंट में इंटरप्रेटिव नोट्स वगैरह भी मतलब एडॉप्ट किए गए हैं।
इसके रिगार्डिंग। तो वही सारा चीज़ था। जो इंडिया का एफडीआई इतना ज़्यादा बढ़ा है बांग्लादेश में, वो कहीं न कहीं अभी प्रोटेक्शन की डिमांड करता है, डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी। नेक्स्ट लाइव मिंट का एक था कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का क्या चैलेंजेज और सॉल्यूशंस हैं। तो इन्होंने बोला था कि अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो इंडिया 12 साल पीछे है चाइना में, मैथ, साइंस और इन सारे मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट में, और रीडिंग में भी। उसके साथ साथ 2010 और 2023 के बीच चाइना का हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट जो है ना 26% से 60% हो गया है, लेकिन इंडिया में देखिए 25% से बस 28% हुआ है। लिटरेसी अगर देखा जाए तो फाउंडेशनल लिटरेसी इंडिया में जो है 44%, इंडिया में मतलब जो फाउंडेशनल लिटरेसी हैं वो इंडिया में 44% लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में मतलब चाइना से इंडिया पीछे है। तो मतलब किस प्रकार से हम लोग यहाँ स्किल या लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद चैलेंजेस क्या है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, इन्होंने बोला टीचर स्टूडेंट का डिसंगेजमेंट देखिए, 8 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स डोंट रीच ग्रेड 8, ग्रेड 8 तक नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब उनके टेक्स्ट बुक्स को पढ़ नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते। 25% ऑफ टीचर्स जो है ना वो क्लास में दिखाई ही नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। उसके साथ साथ इनफेक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। 88% जो स्कूल है ना वो स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पेरेंट, टीचर्स, ये सारे जो मतलब रोल होते हैं कमिटी का, पेरेंट का, टीचर का, ये चीज़ में पूरी तरह अनअवेयरनेस है, जिसके कारण कम्युनिटी भी उतना जुड़ा नहीं है, तो वो रीज़न है। उसके साथ-साथ अगर हम लोग टीचिंग टाइम देखें तो बहुत कम है। टीचर्स लगभग अपना जो टीचिंग टाइम है उसका 37% ही स्पेंड करते हैं, जो इसको प्रोवाइड किया जाता है टीचर्स को पढ़ाने के लिए। और उनका ट्रेनिंग भी प्रॉपरली मतलब हुआ नहीं रहता, जिसके कारण इफेक्टिव नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहिए? यूटिलाइज़ कीजिए आप टेक्नोलॉजी को कि टीचर की एफिशिएंसी को आप एनहांस कर सकें। जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो टीचर्स के ऊपर है उसको कम कर सकता है, इफिशिएंसीज वो उनको बढ़ा सकता है। एक सिंपल ऐप है जो सत्या भारती स्कूल्स में यूज होता है। उन्होंने टीचर को अलाउ किया है कि आप टास्क जो मतलब देते हैं, होमवर्क जो देते हैं बच्चों को, उनको उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग दीजिए, ताकि उसमें बेटर लर्निंग आउटकम्स हो पाए, क्योंकि एक वन साइज फिट्स फॉर ऑल सब में नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी, गेनिंग पावर, रिटेंशन पावर अलग अलग है। तो उसकी एबिलिटी को देखते हुए उनके लिए होम टास्क दिया जाना चाहिए। तो ये एक ऐप है जो उसके लिए टीचर्स को हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ 94% टीचर ने इस मॉडल को बहुत ही हेल्पफुल पाया, जिसमें उन्होंने देखा कि काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से, और लर्निंग आउटकम्स में सुधार आया है। स्टूडेंट और बेटर तरीके से लर्न कर पा रहे हैं। मोटिवेट और मतलब रिकॉग्निशन करना चाहिए टीचर्स को, जिससे मध्य प्रदेश में क्लासरूम हीरोज जैसे प्रोग्राम चलती है, जो कि टॉप परफॉर्मर्स को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मतलब टीचर का मोटिवेशन भी एक मतलब बूस्ट होता है। उसके साथ साथ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ों पे बात हुआ है। नेक्स्ट था द हिंदू में, इंडिया का पावर एक्सपोर्ट का रूल है उसमें चेंज करने की जरूरत है। तो इसमें एक प्रोजेक्ट है इंडिया का पावर सेक्टर में, एक गोड्डा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है, और वो पावर को सप्लाई करता है दूसरे नेशंस को, खासकर बांग्लादेश को। तो ये गोड्डा प्रोजेक्ट हो गया। पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ है ना, साइन हुआ है हमारा बांग्लादेश के साथ 2017 में, और वो 25 साल के लिए। लेकिन इसका बात क्या है ना कि जो भी पावर जनरेट हम लोग कर रहे हैं वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से होता है, और वो गोड्डा झारखंड में है। तो वो लगभग 1496 मेगावाट का होता है, और ये हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को। तो इस प्रोजेक्ट का एम है कि हम लोग स्टेबल पावर सप्लाई बांग्लादेश को करते रहे, और हम लोग फ्यूल बेस्ड जो भी पावर है उसको रिप्लेस करते हुए मतलब एक प्रकार से थर्मल को ही यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और उसके माध्यम से वो कॉस्ट जो है पावर का, पावर प्रोडक्शन का, वो कम होगा।
क्या क्या इश्यूज हैं जो मतलब इससे एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट से? तो सबसे पहले कि आपका कोल जो आप इंपोर्ट करते हो ऑस्ट्रेलिया से, तो वो बहुत ही कॉस्टली है और उसी कोल का यूज आप करते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। हाई कैपेसिटी मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी आपको पड़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के दौरान। अंडर यूटिलाइजेशन होता है डोमेस्टिक कैपेसिटी का। तो ये सारा चीज़ है। बांग्लादेश जो है ना फ्यूल और गैस सप्लाई में बहुत ही अपने आप को मतलब बाधा पूर्वक पाता है, जिसके कारण वो अपने पावर प्लांट्स का अंडर अंडर यूटिलाइजेशन कर पाया है और दैट्स वाई उसको इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अभी न्यू रेगुलेटरी जो चेंज हुआ है उसमें इंडियन पावर एक्सपोर्टर्स को ये मतलब छूट मिल गया है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया है कि वो अपने पावर को डोमेस्टिक ग्रिड्स में भी मतलब रीरूट कर सकते हैं अगर पेमेंट इशू शुरू हो रहा है अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ। मतलब वो चाहे तो बांग्लादेश में बोलेंगे नहीं भी भेज सकते हैं अगर पेमेंट इशू हो रहा है तो। और वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंडियन एक्सप्रेस में एक था 26 ईयर जो हो गया है इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वो अभी भी रेलिवेंट है इस पे। तो सबसे पहली बात है कि किस प्रकार ग्लोबल न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो चेंज हुआ है। पाकिस्तान का जो है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस भी आप देखिए, वो स्ट्रेटजी में गए हैं जिसमें वो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के पोजीशन में फर्स्ट यूज न्यूक्लियर स्ट्राइक। चाइना का न्यूक्लियर एक्सपेंशन हुआ है हम लोग देख रहे हैं इस थ्रू इस जर्नी में। और 25 सालों के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप देख रहे हैं सारे कंट्रीज में दिख रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। साइबर अटैक्स के माध्यम से न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर को एक प्रकार से बाधित किया जा रहा है। सर्वेलेंस एडवांस लेवल पे होने लगी है। कोलेब्रेशन का एक थ्रेट रहता है जो हम लोग पाकिस्तान और चाइना का जो आपस में कोलेब्रेशन है इंडिया के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर थ्रेट को इंटेंसिफाई कर देता है। तो बात है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसकी वैलिडिटी किस प्रकार है अभी वर्तमान रूप जो न्यूक्लियर थ्रेट्स के लैंडस्केप में चेंज हो रहा है उसके दौर में इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किस प्रकार रेलिवेंट है, वैलिडिटी है। तो स्टेबल रेफरेंस वाला बात है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 25 साल पहले जो था वो फोकस कर रहा था मिनिमम डेटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो जिस प्रकार से अभी ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हुआ न्यूक्लियर रेस्पेक्ट में, उसके बावजूद भी इंडिया का ये पॉलिसी जो है ना इंडिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अडेप्टेबिलिटी का एक मतलब बहुत बड़ा इस प्रोविजन इसमें शो होता है, क्योंकि पाकिस्तान का जब फर्स्ट यूज पॉलिसी है, चाइना का न्यूक्लियर एक्सपेंशन पॉलिसी है और उसी जगह पे इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को मतलब विदाउट आर्म्स रेस के साथ डेटरेंस करने की शक्ति देता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आप देख सकते हैं, जो भी साइबर एआई वगैरह आ रहा है वो मतलब सर्वाइवेबिलिटी जो होता है न्यूक्लियर फोर्स का उसको बढ़ा दिया है। तो इसीलिए मतलब हम लोग को क्या है ना कि अपने डॉक्ट्रिन को अल्टर करने की जो ज़रूरत है उसको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एग्रेसिव न्यूक्लियर पावर जो पॉलिसीज जो हैं उसके खिलाफ जो भी मतलब अप्रोच होता है इंडिया का, बहुत ही रेस्ट्रेंट अप्रोच, वो कहीं ना कहीं इंडिया को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया अभी टूडेज वर्ल्ड में। इंडिया का एक्शंस किस प्रकार से चेंज हो रहा है या चेंज होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो इन्होंने वे फॉरवर्ड बताया कि सर्वाइवेबिलिटी को आप इनहेंस कीजिए, उसमें नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, आर्सेनल ग्रोथ को मेजर तरीके से कीजिए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मेंटेन रखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको डिप्लॉय करने से बचिए, और यही सारी चीजें थी। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस में था इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में और प्राइवेट सेक्टर का। तो मार्केट सिनेरियो अगर देखा जाए तो स्पेस टेक बोल रहा है कि बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जो है ना अभी करंटली लीड कर रहे हैं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में। चाइना एम करता है कि वो 13,000 सैटेलाइट लॉन्च करेगा 2030 तक, और 6G कम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग देखें इंडिया का करंट शेयर कितना है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, तो वो 2% है लगभग। इंडिया भी SSLV और ये सारी जो डेवलपमेंट कर रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के मतलब स्पेस सेक्टर में 4 फोल्ड मतलब 4 टाइम्स शेयर इंक्रीज होने का मतलब एक्सपेक्टेशन शो हो रहा है।
तो एसएसएलवी जो हुआ उसका किस प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी में बेनिफिट होगा। एसएसएलवी डिजाइन किया गया है क्विक असेंबलिंग के लिए और लेस देन ए वीक, मतलब ये जो है ना एसएसएलवी एक सप्ताह से कम समय में भी आप इसको असेंबलिंग करके यूज कर सकते हैं। और इसकी जो इफिशियंसी है ना इसको आइडियल बनाता है स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, जो कि वेदर फोरकास्टिंग में होगा, कम्युनिकेशंस में होगा, डिफेंस में, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में। और उसके साथ-साथ ये सपोर्ट करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो ग्रोइंग नेचर है उसको, ताकि हम लोग फ्रीक्वेंटली लॉन्च कर सके चीज़ों को, सैटेलाइट्स को। इसरो इंडिया के स्पेस पॉलिसी में क्या रोल प्ले करता है? तो इसरो क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडिया के स्पेस एक्सपेंशन में, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को सपोर्ट, मतलब उसके माध्यम से सपोर्ट करके, जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल, ये सारे में वो सपोर्ट करता है, उनसे कोलैबोरेट करके स्पेस एक्सपेंशन करने की बात करता है। उसके साथ साथ एसएसएलवी जो है ना जिसको डिजाइन किया गया कि 500 किलोग्राम तक वो पेलोड्स ले जा सकते हैं, वो बहुत क्रूसियल होगा स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए। और इंडिया का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ के लिए भी एसएसएलवी का ये जो अभी मतलब लॉन्चिंग हुआ, ये बहुत ही वाइटल होने वाला है। इंडिया का स्पेस पॉलिसी जिसको हम लोग लास्ट ईयर के अप्रैल में देख रहे लाए थे, वो कहीं न कहीं इस बात पे जोर देता है कि जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस इकोसिस्टम इसरो डोमिनेटेड है, उससे हम लोग जाकर ट्रांजिशन करके कहीं न कहीं कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट सेक्टर का भी एंगेजमेंट हो। प्राइवेट कंपनियाँ किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रही है, तो स्काई रूट, अग्निकुल वगैरह जो हैं, ये काफ़ी बेहतर मतलब ये कर रहे हैं। अग्निकुल ने तो अपना लॉन्च पैड भी बनाया श्रीहरिकोटा में, और वो रॉकेट वीकली बेसिस पे लॉन्च करने का प्लानिंग भी करता है। उसके साथ-साथ इंडिया एम करता है कि अपने स्पेस इकोनॉमी को इंक्रीज करे 4 गुना 2033 तक, प्राइवेट सेक्टर्स को वो मतलब शामिल करके, ठीक है ना? ताकि हमारा जो स्पेस सेक्टर में शेयर है 2% उससे भी बियॉन्ड जा सके। नेक्स्ट बिजनेस स्टैंडर्ड का था। उनका था कि इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से है और इवैल्यूएशन कैसे हुआ इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो मेजर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या हुए हैं? 1951 का प्लान डेवलपमेंट आप देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 में आया, जिन्होंने एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का शुरुआत किया, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, हैवी इंडस्ट्री, ये सारे चीज बढ़े। 1991 का इकोनॉमिक लिबरेशन हम लोग देखते हैं, एलपीजी, उन्होंने भी एक मेजर लैंडमार्क और लाइन डिवाइडिंग एक प्रकार से चेंज लाया है इंडिया के इकोनॉमी में। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया। अब बात होती है कि इंडिया जो है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी ने किस प्रकार इसके ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है। तो 1951 में जिस प्रकार से हम लोग पब्लिक सेक्टर फोकस्ड ग्रोथ में थे, तो वो पार्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्री वगैरह में, और प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा उसमें दबदबा था। उसके साथ साथ एनुअल ग्रोथ रेट जो है 0.5% पहले हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत ही पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट 1951 हायर में पहुंच गया। 1951 में देखिए इंडिया का ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में शेयर लगभग 2% होता था, लेकिन 1980 में ये 0.4% तक फेल हो गया, मतलब कम हो गया। और इस डिक्लाइन के बावजूद भी इंडिया जो है ना मतलब वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को डबल किया है इस ग्रोथ मतलब फेज में, आफ्टर इंडिपेंडेंस से टिल नाउ तक। और अभी कहीं ना कहीं 1.8% तक ग्लोबल एक्सपोर्ट के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में शेयर करता है। 1991 का जो एलपीजी आया था, उन्होंने ओपन किया प्राइवेट सेक्टर को, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा कैपिटलिज्म और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें थी। इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट जो है 1990 में 0.6% हुआ करता था, 2023 में 4.3% होने लगा, मतलब ग्लोबल इसमें बास्केट में। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का इंडिया में क्या रोल रहा है इंडिया के ग्रोथ में? पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस ने हिस्टोरिकली बहुत बड़ा रोल प्ले किया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और उसके साथ साथ जो लार्ज पूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इन सब चीज को भी प्रोड्यूस किया है बहुत सारे कॉरपोरेशंस ने। गवर्नमेंट करंटली देखती है कि पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस जो है उसकी लाइबिलिटीज क्या है और उसका प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार से, उसको प्राइवेटाइज कैसे किया जाए। लेकिन बात है कि उनकी भूमिका एक समय बहुत मतलब एपेक्स लेवल पे थी। और मोनोपोली इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब मैनेज करने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटिटीज बहुत ही क्रूशियल है।
क्योंकि इन्होंने प्राइवेट कॉरपोरेशंस के द्वारा होने वाले एक्सप्लॉयटेशंस, जो मार्केट का एक्सप्लॉयटेशंस होता है, उसको रोकता है पब्लिक सेक्टर कंपनी। अभी क्या काम करने की जरूरत है? मार्केट फ्रेंडली गवर्नमेंट होना चाहिए, कंपटीशन पॉलिसी को आप स्ट्रेंथन कीजिए, उसका बेटर मतलब ऑब्जर्वेशंस हो, इवेल्युएशंस हो, पब्लिक सेक्टर्स के कॉरपोरेशंस को री एवेल्यूशन किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स पे फोकस होना चाहिए। यही सारी चीजें थी आज के आर्टिकल डिस्कशन में।